इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के बारे में यदि देश आज जानता है तो उसमें सच्चिदानंद जोशी जी के कुशल नेतृत्व का हाथ है। आज भारत में जनपदों तक इस केंद्र की गूंज है। इसके लिए मैं जोशी जी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे मित्र अरुण माहेश्वरी इस किताब के प्रकाशन के शुरू से ही जुड़े रहे हैं। जब इसकी योजना बनी 2017 में, जब कान फिल्म फेस्टिवल में हिंदुजा बंधुओं से मेरी मुलाकात हुई, तो वहीं से फिर इनको मैंने बताया और समय समय पर इनको जानकारी देता रहा। और मेरे आलस्य के में इन्होंने समय समय पर फ़ोन करके और मुझे सचेत करना शुरू किया कि बंधु वो किताब है कहाँ पर। तो दिन बीतते गए, कोविड आ गया, फिर ये किताब बनी। दरअसल मैं तो इससे नहीं हिंदुजा से जुड़ा था कि वो इंग्लैंड के सबसे अमीर आदमी हैं और इतने बड़े भारतीय उद्योगपति हैं। दरअसल जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे पता भी नहीं था कि हिंदुजा इतने अमीर लोग हैं। मैं हिंदुजा जानता था क्योंकि हिंदुजा इंडस्ट्री को सारे देश में कौन नहीं जानता, लेकिन कान फिल्म फेस्टिवल जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, उसमें इन लोगों से मेरी मुलाकात हुई और इन लोगों ने हिंदी में मुझसे बातें की। तो उसमें जो किताब के पहले चैप्टर में एक प्रसंग आता है कि फिक्की जो है हमारे देश के उद्योगपतियों की संस्था, और बाद में फिक्की ने ही इस किताब को कान फिल्म फेस्टिवल में लॉन्च किया इंडियन पैविलियन में। हमारे देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा और हिंदुजा ने इसको लॉन्च किया था कान में, और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी और विदेश के लोग थे। तो उसमें हिंदी को लेकर सबसे बड़ी योजना में बहस हुई। तो उनके कॉर्पोरेट के लोग कह रहे थे कि ये किताब अंग्रेजी में क्यों नहीं होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि जब बॉलीवुड की किताब बन रही है तो उसमें अंग्रेजी किसको आती है, आप बता दें, और या फिर आप ऐसे आदमी को बताएं जो हिंदी सिनेमा बनाता हो और उसको अंग्रेजी नहीं आती हो। ये एक भ्रम बना हुआ। तो फिर हिंदुजा राजी हुए कि नहीं नहीं, अजीत ठीक कह रहा है, तुम लोग इसका ट्रांसलेशन करवा लेना जितनी भाषाओं में हो सके। फिर वो इंग्लैंड में वॉक एंड टॉक का सिलसिला शुरू हुआ, फिर वो गाने, फिर राज कपूर। एक्चुअली पहली बार मुझे ऐसा लगा कि हम राज कपूर, देवानंद और राजेंद्र कुमार, वैजयंती माला, वहीदा रहमान और उस दौर के अभिनेता अभिनेत्रियों के बारे में हिंदुस्तान में बहुत बातें होती हैं, लेकिन इनका दुनिया के देशों में क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस पर संभवतः पहली बार मुझे काम करने का मौका मिला। क्योंकि ये जो, और हमें जो चीज़ इतिहास में दफन हो गई थी, आप सोचिए कि उस जमाने में बैंक कर्ज नहीं देते थे, और बैंक तो अभी भी कर्ज नहीं देते हैं। जोशी जी, अभी फिल्म उद्योग जो हम कहते हैं, वो पत्रकारिता ने एक गलत शब्द उद्योग लगाया है। उद्योग उसको कहते हैं जिसके लिए बैंक लोन देता है। और यदि मैं अपने जूते की फैक्ट्री खोलना चाहूँ या शर्ट की या गमछे की, तो बैंक लोन देगा, लेकिन मैं फिल्म बनाना चाहूँ तो बैंक लोन नहीं देगा। इसका मतलब हमारे देश में फिल्म जो है वो अभी तक इंडस्ट्री नहीं है। अभी तक हम ये जानते थे कि जो आर्ट सिनेमा है, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी और सत्यजीत रे का, इसी के बारे में दुनिया में जो चर्चाएं थी वो सतह पर आई थी। अभी तक कमर्शियल मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की चर्चा जो दुनिया में हुई, वो पहली बार इस किताब में सामने आ रही है। और दूसरी बात ये थी, जैसा अरुण माहेश्वरी कई बार इंगित करते हैं, कि इसने इस देश को एक नई क्रिएटिव इकोनॉमी दी, यानी कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो कमर्शियल हिंदी सिनेमा ने इस देश को दी, जो फिल्में 1200 दुनिया भर में प्रदर्शित की गई और उसके डिस्ट्रीब्यूटर बने, और एक बड़ी मात्रा में फॉरेन करेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिली। और अभी अनु कपूर ने अपने एक दैनिक भास्कर के कॉलम में पिछले संडे लिखा था कि राज कपूर जब संगम बना रहे थे तो उसकी शूटिंग्स बहुत सारे देशों में होनी थी, लेकिन भारत सरकार की शर्त थी कि जितनी विदेशी मुद्रा, क्योंकि विदेशी मुद्रा का उस समय बहुत अकाल था 1950 और 60 के दौर में, तो उन्होंने, भारत सरकार ने शर्त लगाई राज कपूर को कि जितनी विदेशी मुद्रा इस फिल्म को बनाने में खर्च होगी, उसका 5 गुना कमा कर आपको हिंदुस्तान को देना होगा। अब ये शर्त थी तो संगम तो बनती ही नहीं। हिंदुजा ने उस जमाने में उनको 1 लाख पाउंड दिया था, और संगम की शूट हुई, वो शर्त थी उस समय भारत सरकार की। और उसमें फिर जब संगम ने क्या, जिसको ब्लॉकबस्टर सुपर डुपर हिट आप कहें, आप कल्पना कर सकते हैं कि ईरान के सिनेमा में, तेहरान में संगम 3 साल बॉक्स ऑफिस पर हाउसफुल चली हो, यह हम सोच नहीं सकते, आज तो और नहीं सोच सकते। उसी तरह इजिप्ट में गया था, काहिरा के गवर्नमेंट के वहाँ के थिएटर में, वहाँ संगम साल भर चली थी। लेबनान में गॉडफादर एक फिल्म थी फ्रांसिस फोर्ड कपोला की, बहुत बड़ी,
वहाँ संजय खान जो फिरोज खान के भाई हैं, उनकी फिल्म थी चांदी सोना, एक कमर्शियल थ्रिलर थी वो। उसने गॉडफादर को बॉक्स ऑफिस पर टक्कर दी थी और ज़्यादा मुनाफा कमाया था। इजराइल में, साउथ अफ्रीका में और साउथ कोरिया में, थाईलैंड में और दूसरे अमेरिका में, इंग्लैंड में, वस्तुतः जो इंग्लैंड में हिंदी सिनेमा की शुरुआत हुई वो हिंदुजा ने की थी। उसमें स्काला थिएटर था टोटरम कोर्ट रोड पर, और वहाँ ये लोग संगम की पूरी श्रेय और सारी चीज़ें लेकर गए थे। उस ज़माने में इंटरनेट था नहीं, और उस ज़माने में डीवीडी नहीं थी, उस ज़माने में मीडिया का उतना प्रसार नहीं था, लेकिन जो भी इनके पास पब्लिसिटी मटेरियल थे उसको लेकर गए, तो अंग्रेज राजी नहीं हुआ इनकी बात सुनने को। तो उसने कहा कि हम नहीं जानते हैं, तुम 2 हफ्ते के लिए सारी सीटें खरीद लो, और मुनाफा हुआ तो तुम्हारा, घाटा हुआ तो तुम्हारा, मैं 50% कमीशन देता हूं। तो हिंदुजा ने उससे 50% कमीशन पर चारों शो की 2 हफ्ते की 14 दिन की सारी सीटें खरीद ली, और उसके बाद संगम ने वहां रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया था लंदन में। और लंदन में उसी के बाद से चारों शो में हमारी हिंदी फिल्में लगनी शुरू हुई। अच्छा, उसके पीछे जैसे आपने सुना होगा कि एक राजसी प्रोडक्शन की फिल्म थी दोस्ती। दोस्ती ने भी ईरान और तुर्की में रिकॉर्ड ब्रेक बिजनेस किया था, क्योंकि उन लोगों को हिंदुस्तानी संस्कृति, दरअसल हिंदुजा ने ये शुरू ही किया था कि इसके माध्यम से वो अपने एम्प्लॉइज का थोड़ा मनोरंजन करे और भारतीय संस्कृति का थोड़ा प्रचार प्रसार हो। हमने आज तक से सिनेमा के बारे में, कि जो 1950 से 60 और 70 का सिनेमा था, आप भारत की संस्कृति को जानना चाहें, उसके पारिवारिक संरचना को जानना चाहें, पिता और पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, पति पत्नी, इन सब के व्यवहारों को जानना चाहें, तो भारतीय सिनेमा से, हिंदी सिनेमा से बढ़कर कोई प्रमाण आपके सामने नहीं आता। वो किताबों से ज़्यादा शिक्षित करती हैं। मैंने ईरान के उन गलियों के चक्कर लगाए थे जहाँ की ये सब फिल्में चली थी। होता यह था कि ईरान में दरअसल हिंदी सिनेमा की जो जीत थी वो हॉलीवुड पर जीत थी। वो हॉलीवुड पर कैसे, और आप देखिए कि आज हमारे हिंदुस्तान में, आज से 20 साल पहले हॉलीवुड का बिजनेस केवल 5% था रेवेन्यू में, टोटल बिजनेस में। अब वो 25% तक चला गया है। तो धीरे धीरे एक खतरा मंडरा रहा है इस समय कि हमारा विदेशी सिनेमा हिंदुस्तानी सिनेमा को खा न जाए। सब लोग चिंतित हो रहे हैं, क्योंकि जो वकांडा फॉरएवर या अवतार और जो फिल्में जो बिजनेस कर रही हैं, वो हमारे सिनेमा में जितना भी कंटारा या आरआरआर या बाकी फिल्में कर रही हैं, उनसे कई गुना बहुत बड़ा वो नंबर है। तो उन लोगों ने फिर वो एक सिनेमा हॉल था ईरान में। तो आप जानते हैं कि हॉलीवुड फिल्में कौन देखता है दुनिया में? जो लोग इंग्लिश एलिट होते हैं, दुनिया के हर समाज में जो अमीर लोग होते हैं, वही लोग हॉलीवुड फिल्में आमतौर पर सिनेमा हॉल में देखते हैं। तो इन लोगों ने संगम वहाँ लगाया, और 2 हफ्ते में संगम उस मालिक ने, हाफिज सिनेमा के मालिक ने उतार दिया। तो फिर ये लोग गए और पूछा कि तुमने ये फिल्म क्यों उतार दी? तो उसके मालिक ने कहा कि ये हिंदी फिल्म है, तो यहाँ के मजदूर, कामगार, गरीब लोग आकर सिनेमा को भर देते हैं, इससे हमारी जो अमीर लोगों की ऑडियंस है वो बर्बाद हो रही है, तो हम इसको नहीं चलाएंगे, ये कहा। अब ये हिंदुजा रात भर सो नहीं पाए गोपीचंद जी, और उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बड़ा अपमान है कि आप, फिल्म चल रही है, हाउसफुल चल रही है, फिर भी आप इसको उतार दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ का अमीर तबका हॉलीवुड फिल्में देखना चाहता है। तो उन्होंने सामने वाले सिनेमा हॉल के मालिक से सुबह बात की। वहाँ 4 हॉर्सेस फिल्म लगी हुई थी हॉलीवुड की 12 बजे वाले शो में, और कहा कि तुम इसको साल भर के लिए ले लो। तो उन्होंने उसको 10 लाख उस ईरानी मुद्रा दी और कहा कि तुम अपने कर्जे वर्जे चुका दो और ये सब कर दो। अब देखिए कि वो क्षण कितना बड़ा रहा होगा भारत के लिए और हिंदी सिनेमा के लिए, जब तेहरान के उस कूचाए लालजार में, जो सिनेमा हॉल का नाम था, वहाँ 4 हॉर्सेस नून शो में उतर गई और मैटनी शो में संगम लगी, और संगम लगी तो वहाँ से 3 साल चलती रही। अब इस तरह की हिस्ट्री इस किताब में हम लोगों ने लिखने की कोशिश की। दूसरा, जिस तरह से एक बहुत आखिरी किस्सा सुनाऊंगा जो मुस्लिम समाज के बारे में है, कि आप जानते हैं कि ईरान में फारसी वहाँ की भाषा है, पर्शियन, और वहाँ शिया मुस्लिम हैं, और पूरा अरब वर्ल्ड जो है, जहाँ मक्का मदीना सऊदी अरब ये सब है, वो सुन्नी मुस्लिम है। तो शिया मुस्लिम में एक हिम्मत वाला आदमी था जो हज करने गया मक्का मदीना, तो उसने एक छुपा हुआ कैमरा अपने ड्रेस में छुपा लिया, छोटा सा, उस ज़माने में, जिस ज़माने में, हमारे यहाँ ये 60s की बात है, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो वो लेकर और उसने पूरा शूट किया। उस ज़माने में आपको विजुअल्स दिखाई नहीं देते थे अंदर के,
जहाँ आबे जमजम है या जहाँ शैतान को लोग पत्थर मारते हैं और जहाँ वो परिक्रमा करते हैं। तो हज की सारी प्रक्रियाओं को उसने फिल्म में शूट किया। फिर आकर हिंदुजा से बोला कि मैंने ये सब कर दिया है, आप कुछ पैसे दीजिए और इसको प्रोड्यूस कर दीजिए, इस डॉक्यूमेंट्री को। इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्री को देखा और ये लोग सब दंग रह गए कि इन लोगों ने भी, क्योंकि वहाँ हिंदू अलाउ नहीं है। आज भी अरब में, मक्का और मदीना में, यदि आप हिंदू हैं तो आप वहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ से बाईपास होकर आपको निकलना होता है। मैं अभी जेद्दा में रेड सी फेस्टिवल में गया था तो मैंने जाने की कोशिश की थी, तो शाहरुख खान को तो वहाँ अनुमति मिल गई थी, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली, इसलिए मुझे पता चला कि ये बात हुई होगी। अब वो एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था खाने खुदा, और अंग्रेजी में पिलग्रिम टू मक्का। यहाँ राष्ट्रपति जाकिर हुसैन ने उस फिल्म को इनॉग्रेट किया INB भारत सरकार के ऑडिटोरियम में। और उसके बाद, जैसे आप लोग जोशी जानते होंगे, जब हम लोग अपने उन दिनों में फिल्में देखते थे तो मुख्य फिल्म से पहले फिल्म्स डिवीजन की कुछ डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती थी। उसी तरह से ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाने लगी हिंदुस्तान के सिनेमाघरों में। और जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्री दिखाई जाती, सारे मुस्लिम समाज के लोग सीटों से उठकर और हॉल में नमाज पढ़ना शुरू कर देते। अब उससे क्या हुआ कि वो डॉक्यूमेंट्री किसी फीचर फिल्म से ज्यादा सुपरहिट हो गई। वो इसलिए हो गई कि हमारे हिंदुस्तानी समाज में जो मुस्लिम समाज है उसमें मध्य वर्ग कम है, उसमें या तो गरीब तबके के लोग हैं या अमीर तबके के लोग हैं। तो हज के बारे में कहा जाता है कि हज अपने कमाए हुए पैसे से करना चाहिए, तभी पुण्य मिलता है। तो जाहिर है हमारे देश के 80% मुस्लिम समुदाय गरीब था, तो वो लोग हज नहीं कर पाते थे, लेकिन पहली बार वो सिनेमा के माध्यम से हज कर पा रहे थे। और इस तरह से उन्होंने हिंदुजा को इतनी दुआएं दी, वो सारे समाज के लोगों ने, कि उनको मुफ्त में घर बैठे हज करने का जो पुण्य मिला। ये इस तरह से सारी चीजें, और कैसे कैसे वहाँ आप देखिए कि ये राज कपूर के साथ क्या हुआ, और कैसे कैसे ईरान के सारे एक्टर्स उनसे जुड़े, कैसे हिंदुस्तान और ईरान के बीच एक दोस्ताना रिश्ता बना, और इन लोगों ने कैसे अपने डिस्ट्रीब्यूटर तैनात किए, और कैसे इन फिल्मों की पायरेसी टर्की में चली। कई टेलीविजन चैनल ने इनकी फिल्मों को, जैसे शोले और दोस्ती के पायरेटेड कॉपी टर्की में दिखाई गई। थाईलैंड में तब इन्होंने फिल्मिस्तान स्टूडियो में यहाँ ले आकर बॉम्बे में एक स्टूडियो बनाया, जहाँ ईरान से आइडेंटिकल वॉइस, मिलती जुलती आवाज़ों वाले आर्टिस्ट बुलाए। तो आपको देखकर ताज्जुब होगा कि जैसे संगम फिल्म है या दोस्ती है या शोले है, तो शोले में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी पर्शियन बोल रहे हैं, फारसी में डायलॉग बोल रहे हैं। बाद में इसी एक्सपेरिमेंट को स्टुटगार्ट जर्मनी में लागू किया गया, और दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी फिल्में जो सुपरहिट हुई, उनको जर्मन में डब किया गया। तो ये एक पूरी परंपरा 1955 से लेकर 85 तक चली है। उस पर यह किताब है। इस किताब में किस्से हैं, जैसे संजय की आंखों से महाभारत देखा था धृतराष्ट्र ने, उसी तरह से एक हिंदी के पत्रकार अजीत राय की आंखों से आप इसमें कान फेस्टिवल देखेंगे, लंदन देखेंगे, ईरान देखेंगे, उसके बाद लेबनान, जॉर्डन, मोरक्को, इजिप्ट और सारी दुनिया की सैर करेंगे और उन कहानियों को पढ़कर आनंद लेंगे। आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद। और अब समय है पुस्तक लोकार्पण का। मैं मंचासीन विद्वानों से अनुरोध करती हूँ कि पुस्तक को अनावरण कर लोकार्पित करें। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जिस बारे में इन्होंने किताब लिखी है, क्योंकि ज़्यादातर क्या है, हम बात करते हैं, लिखते हैं फिल्म मेकर्स के बारे में, एक्टर्स के बारे में, सिनेमाटोग्राफर्स के बारे में, कहानीकारकों के बारे में, लेकिन उद्योगपतियों का कंट्रीब्यूशन सिनेमा को शुरू से रहा है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उनके बिना मुझे नहीं लगता, अगर उद्योगपति ना होते तो सिनेमा अपने आप में आज जिस मकाम पे है वो पहुंच पाता। वो हमेशा पेट्रनाइज किया गया है और होता रहेगा। मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। 2016 की बात है, मैं फ़िल्म बनाना चाहता था। मुझे ऐसा लग रहा था कि बहुत टाइम हो गया है, मैं 40 आई वॉज इन माई मिड 40s और मुझे लग रहा था कि मैं कभी फिल्म बना भी पाऊँगा कि नहीं, बिना फिल्म बनाए मर जाऊँगा। तो कहानी लिख ली थी, स्क्रिप्ट लिख ली थी और मुझे अब मुझे पैसा चाहिए था फिल्म बनाने के लिए।
और मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरा कर्म स्थान भी दिल्ली है। मैं दिल्ली में ही फिल्म बनाना चाहता था, मैं बम्बई में किसी को नहीं जानता, बम्बई फिल्म इंडस्ट्री में किसी को नहीं जानता। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ पैसा ढूंढने, मैं किसके पास जाऊँ जो मुझे पैसा देगा और मैं अपनी फ़िल्म बना सकूँ। तो सबसे पहले तो मैंने काम किया कि मैंने अपनी फ़िल्म का एक ऐसा बजट बनाया जिसमें मैंने देखा कि मैं सबसे कम पैसा कितना खर्च के ये फ़िल्म बना सकता हूँ। तो वो एक जो फिगर आई 2016 में, आई विल शेयर इट विद यू, वो 1.5 करोड़ की फिगर आई। 1,50,00,000 रुपए में मुझे लग रहा था कि अगर मेरे पास 1,50,00,000 रुपया कोई दे देगा तो मैं फ़िल्म बना पाऊँगा। फिर मुझे लगा कि मुझे क्यों कोई देगा 1,50,00,000 रुपया, मैं कौन हूँ, मैं कोई भी नहीं था उस वक्त, मुझे कोई जानता नहीं था, मैंने कोई फिल्म नहीं बनाई, मेरा नाम किसी के सामने आप लेंगे वो पूछेंगे कौन ये कौन है। तो मैंने बहुत सोचा और मैंने एक स्कीम अपने मन में सोची कि दिल्ली जैसे शहर में बहुत सारे ऐसे अच्छे उद्योगपति हैं जो शायद एक अच्छी कहानी को सपोर्ट करना चाहेंगे। तो मैंने अपने मन में कहा कि मैं 15 लोगों को ढूंढूंगा जो मुझे 10 लाख रुपए देंगे। और वो लोग कौन हो सकते थे? वो लोग सिर्फ उद्योगपति हो सकते थे। और अचंभित और मतलब इम्पॉर्टेंट इसमें यह है कि मुझे सिर्फ 1 महीना लगा ये 15 लोग ढूंढने में, और मेरी फिल्म बनी इन 15 लोगों की मदद से। अगर वो 15 लोग उद्योगपति मुझे सपोर्ट ना करते तो मेरी फिल्म कभी नहीं बनती। तो इन लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ मेरी ज़िंदगी में ही नहीं, मुझे लगता है सिनेमा जगत से जितने लोग जुड़े हुए हैं, जो मेकर्स हैं, जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो एक्टर्स हैं, उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उद्योगपतियों ने हमेशा दिया है। अगर हम इतिहास की बात करें, सिनेमा का जन्म हम सब जानते हैं 19वीं सदी के अंत में हुआ। 1895 में जब ग्रैंड कैफ़े पेरिस में लुमियर ब्रदर्स ने अपना शो दिखाया, तो दिसंबर का महीना था शायद, तो हम उसको बर्थ ऑफ सिनेमा की तारीख मानते हैं। शायद 28 दिसंबर, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, 28 दिसंबर वो तारीख है 1995। लेकिन उसके बाद और लुमियर ब्रदर्स को भी ऐसा लगता था कि हमने जिस चीज़ का इजाद किया है, हो सकता है कि वो एक फैड है, ख़त्म हो जाएगा, लोग थोड़े दिन इसके बारे में सोचेंगे, इसके साथ खेलेंगे और उसके बाद सब भूल जाएंगे, ज़िंदगी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए उन्होंने अपनी जो इन्वेंशन थी उसको उन्होंने कॉपीराइट भी नहीं कराया। उसका वो क्या कहते हैं, व्हाट इज़ द वर्ड आई एम लुकिंग फॉर, पेटेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। पेटेंट भी नहीं कराया, जिसका फ़ायदा पूरी दुनिया ने उठाया। अमेरिका में हम जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन ने रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपना कैमरा बनाया, सब लोगों ने बनाया। लेकिन ज़रूरी बात इसमें यह है कि सिनेमा जो है वो पूरी दुनिया में कैसे पहुंचने लगा। वो इसलिए पहुंचने लगा क्योंकि कुछ लोगों ने सोचा कि सिनेमा बन तो रहा है लेकिन उसको दिखाने की जगह नहीं है। कैसे दिखाया जाए सिनेमा, कहाँ दिखाया जाए? शुरू में कैसे देखते थे लोग? होटल में जाके देखते थे, टेंट में देखते थे। लेकिन किसी उद्योगपति ने कभी एक आइडिया लगाया और कहा कि हम क्यों ना एक ऐसी डेडिकेटेड बिल्डिंग बनाए जहाँ पर सिर्फ सिनेमा दिखाया जाएगा। और ये बात मैंने कहीं पढ़ी है कि 1902 में एक फिल्म बनी थी अमेरिका में, उसका नाम था, वो 10 मिनट की फिल्म है, उस फिल्म का नाम है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। 10 मिनट की फिल्म है और जैसा कि एज द नेम सजेस्ट्स वो फिल्म एक ट्रेन रॉबरी के बारे में है, लेकिन वो बहुत बहुत चली और उसको पूरी अमेरिका में ले जाने के लिए कुछ उद्योगपतियों ने वहाँ पर सिनेमा हॉल्स बनाए। शुरू में उनको निकलोडियन का नाम दिया गया। निकलोडियन इसलिए क्योंकि एक निकल का उसके अंदर टिकट होता था। और धीरे करके बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस आइडिया समझ आ गया। ये बिजनेस आइडिया समझ आ गया कि हम एक डेडिकेटेड बिल्डिंग बनाएंगे, सिनेमा हॉल होगा, वहाँ पर सिर्फ फिल्में दिखाई जाएंगी, लोग आएंगे, टिकट खर्चेंगे,
बैठेंगे, सिनेमा देखेंगे, अपने घर चले जाएंगे। द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। हम जानते हैं कि आप आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा देश होगा पूरी दुनिया में जहाँ पर डेडिकेटेड सिनेमा हॉल्स नहीं है। और ये कंट्रीब्यूशन किसकी है? ये सिर्फ उद्योगपतियों की है। हमारे हिंदुस्तान में भी मदान साहब का नाम लिया जाता है, जिन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी में, आई थिंक 1904 या 1905 में, उन्होंने टेंट सिनेमा से अपना बिजनेस शुरू किया और धीरे धीरे करके उन्होंने एग्जीबिशन हॉल्स बनाए। आई थिंक कलकत्ता में सबसे पहला, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन सर मुझे बताना, कलकत्ता में सबसे पहला सिनेमा हॉल बना था हिंदुस्तान में। और ये जो कंट्रीब्यूशन है उद्योगपतियों की, इसके बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते। और मुझे बड़ी खुशी है सर, अजीत सर, कि आपने इस तरह की किताब लिखी है। आप जब मुझे निमंत्रण आया कि मैं यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आपके साथ मुलाकात करूँ, तो मुझे बिल्कुल भी इतना आइडिया नहीं था कि हिंदुजा ब्रदर्स का जो कंट्रीब्यूशन रहा है टुवर्ड्स हिंदी सिनेमा को प्रमोट करना इतने सारे देशों में, वो बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मैं ये किताब पढूं। थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू सर। जो ये किताब है बॉलीवुड की बुनियाद, ये मेरे ख्याल से, मेरे प्रकाशन से लगभग 100 से अधिक किताबें प्रकाशित हुई हैं। सभी किताबें अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन ये किताब जब प्रकाशित हो रही थी तो अजीत जी से तो दरअसल पहले मैं ये बताऊं कि अजीत जी से मेरा एक बहुत पुराना परिचय ही है। अजीत जी की जो सांस्कृतिक पत्रकारिता की जो महारत है, वो मैंने इनसे मेरे ख्याल से हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन न्यूयॉर्क में भी साथ ही 2007 में थे, और उससे पहले भी जब भी जनसत्ता अखबार में जो प्रतिद्वंदिता थी एक तरह की, जो और भी अखबार थे उस समय जहाँ पर सांस्कृतिक पत्रकारिता हुआ करती थी। आजकल तो स्पेस ख़त्म सा हो गया है अखबारों में, लेकिन अजीत जी उसी तरह के पत्रकार हैं जिन्होंने उस सांस्कृतिक पत्रकारिता को एक नया आयाम दिया। और ये भी सही है कि उस पत्रकारिता को और आगे ले जाने के लिए जब इन्होंने लंदन में गए, वहाँ पर उन्होंने हिंदी का जो समाज था उसको एकजुट किया, और एकजुट कर कर उसकी जो भारत तक रिपोर्ट आना, वहाँ पर भारत में सबको लाकर यहाँ स्थापित करना, बताना कि वहाँ के बारे में, और भी उसके बाद इनका दायरा पूरी दुनिया में फैलता चला गया। और ये दुनिया भर में अब ये जाने जाते हैं। वो तो इसलिए जाने जाते हैं कि इन्होंने हिंदी के लोगों को एकजुट किया, उनके बारे में संस्थाओं को परिचय कराया, उन लोगों से यहाँ परिचय कराया। बहुत सी किताबें प्रकाशित हुई हैं जब हम सब जानते ही हैं। फिर उन्होंने जब ये भारत में पहली बार कांस फिल्म फेस्टिवल में निमंत्रित हुए, हिंदी पत्रकार को वहाँ पहली बार बुलाया गया, और शायद संभवतः भारत से ही पहली बार बुलाया गया। जब अजय 67 देखिए, तो यह कोई सामान्य घटना नहीं है। ये मतलब परिश्रम का फल है, इसको देखा जाए तो, कि जो इन्होंने पत्रकारिता की, सांस्कृतिक पत्रकारिता, फिर फिल्म पत्रकारिता की, मास्को, ओस्लो, किन देशों में, 20 देशों में अब ये इनका वो जाना जाता है, उनकी विद्वत्ता को जाना जाता है। और तेहरान के राष्ट्रपति द्वारा शायद आपको निमंत्रित किया जी, उन्होंने भी निमंत्रित किया। तो ऐसे मैं इनकी यात्रा का एक मित्र इनके साथ ही हूँ। और फिर जब ये किताब की बातचीत चली, तो जब ये किताब, मैंने कहा ना कि जैसे मैं बहुत सारी किताबें प्रकाशित कर चुका हूँ, लेकिन ये किताब ऐसी किताब मुझे नज़र आई जो शायद पुस्तक के इतिहास में कि ये इकोनॉमिक्स ऑफ ए फिल्म है, कि जो हिंदुजा ब्रदर्स हैं, उन्होंने एक तो इस हिंदुजा ब्रदर्स की एक विशेषता मुझे यह भी लिखी कि जितनी फिल्में उन्होंने 1200 से अधिक फिल्में फाइनेंस की, लेकिन उन सभी फिल्मों में भारतीय संस्कृति है, जीवन है, कला है, और भारत की जो यहाँ के आदिवासी हैं, लोक जीवन है, सब उन्होंने इसीलिए यही मेरे ख्याल एक सफलता का उनका रहस्य भी है कि सारी फिल्में पूरी दुनिया में जानी गई। और इस किताब में बहुत महत्वपूर्ण बात यह भी है कि किस तरह से एक टिकट का बंटवारा होता है, माने कितना पैसा उसमें
हॉल मेकर को जाएगा, कितना टिकट को कितने। तो ये हिंदी में ऐसी पहली किताब है, शायद इंग्लिश में भी जो अब इसका संस्करण उपलब्ध है, ये पहली किताब है जिसमें कि इकोनॉमिक्स ऑफ फिल्म को आप जान सकते हैं। नहीं तो आप सब जगह ही देखते हैं वहाँ फिल्म उसने बनाई इसने बनाई, लेकिन जो ज़मीनी सच्चाई है जिससे एक व्यापार बढ़ता है, जिससे भारत सरकार को रेवेन्यू मिला है, भारत सरकार ने फिर उसे ऑर्गेनाइज भी किया है, तो वो इस किताब में आपको थोड़े ही शब्दों में बहुत बड़ी बात मिल जाती है। धन्यवाद। दरअसल किसी भी जगत को जब एक उद्योग का रूप लेना होता है तो उससे जुड़े हुए लोगों को बिना लाभ हानि मुनाफे के एक एकलव्य भाव के साथ आगे बढ़ते रहना पड़ता है, और इस लंबी यात्रा को आत्मसात करना आसान नहीं है। भारतीय सिनेमा भारत के विश्वगुरु बनने के इस काल चक्र में एक बड़ा अध्याय है, और भारतीय सिनेमा को उद्योग का रूप देने के लिए कई युग पुरुषों और विदुषियों का योगदान है, और उनकी पहली पंक्ति अगर तैयार होगी तो उसमें हिंदुजा बंधु उस पहली पंक्ति के पहले या दूसरे पायदान पर पाए जाएंगे। ये तो हुआ एक आइडिया जो हम इस किताब के विषय को समझने के लिए एक पृष्ठभूमि हमें पता है, और हमें पता है कि युगों से कैसे फाइनेंसिंग हो रही है। अब बात करती हूँ इस किताब के बैकग्राउंड से फोरग्राउंड पे आने के यात्रा पर, जो है अजीत जी। अपने आप में इंडस्ट्री है, अपने आप में इंस्टीट्यूशन है अजीत जी, और 35 वर्षों से अधिक उनका पत्रकारिता का इतिहास है, और अब नया इतिहास रोज गढ़ रहे हैं। हर नियम जिसे नियम होने का गुरूर है उसे तोड़ने में उन्हें आनंद आता है, और ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शायद मैं स्कूल में थी जब सबसे पहली बार, और मैं बिल्कुल ये नहीं बताने की कोशिश कर रही कि आपकी उम्र कितनी है सर, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मैं स्कूल में थी जब हंस के लिए आप एक पीस तैयार कर रहे थे, और उस दौरान मैं, जैसे कि होता ही था, हम प्रकाशक के बच्चे हैं तो हमारी सर्दी गर्मी की छुट्टियाँ, दशहरे की छुट्टियाँ, होली की छुट्टियाँ सब पिताजी और मम्मी के साथ ही दफ्तर में ही बीतती थी। तो वहाँ आप वो पीस तैयार कर रहे थे, इंटरव्यू ले रहे थे, और मैं सबसे पहली बार उनसे वहाँ मिली। मुझे बड़े अच्छे लगे, मुझे लगा कि कितनी मज़ेदार बातें करते हैं, क्योंकि अधिकांश रूप से साहित्यिक कार्यक्रमों में बच्चे कहीं छूट जाते हैं। हमें बहुत बड़ा एक अकाल है बच्चों के लिए, साहित्य बच्चों के लिए, स्पेस के लिए, लेकिन यहाँ हम, जब मैं अजीत जी से मिली, शायद मैं 10वीं या 11वीं में थी, तो मुझे लगा कि ये तो हमारी जनरेशन की कूल बातें करते हैं। तो फिर अजीत जी के साथ पिताजी का लंबा सफ़र, 30 से 35 सालों से आपकी मित्रता, और उसके बाद जब उनको पढ़ना शुरू किया तब और नज़दीक से जानना शुरू किया कि कितनी मेहनत, और हर ग्लास सीलिंग को चुनौती देना, और उससे कहीं हमेशा हर ग्लास सीलिंग को तोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। ये अजीत जी से सीखा है। किसी ग्लास सीलिंग के साथ परछाई के से भी मैनिपुलेट करके हम अपना रास्ता निकाल सकते हैं बिना किसी चीज़ को तोड़े या खंडित करें। तो ये खूबसूरती उनकी यात्रा में है, और यही खूबसूरती उनकी लेखनी में भी दिखाई देती है। हिंदुजा बंधुओं के जब योगदान पर ये किताब तैयार हो रही थी, यानी 2017 में जब पिताजी की और सर की बातचीत शुरू हो रही थी, तब हमने ये जाना कि मैंने सर से ऐसे ही एक सवाल किया था, अगर आपको याद हो, आप लंदन में थे उस समय, कि कुछ लोग नाराज़ ना हो जाएं इस किताब के आने से, क्योंकि जब हिंदुजाज खुद ही एक्नॉलेज नहीं करना चाहते अपने आप को, तो फिर वो खुद ही कितने सेल्फ इफेसिंग हैं, तो फिर हो सकता है कि बॉलीवुड जैसी मठाधीशियत वाला जो जगह है वहाँ पर कुछ लोग नाराज़ हो जाएं। तो उन्होंने बोला देखा जाएगा। हमने कहा देखा जाएगा, तो फिर बढ़िया से देखा जाएगा। तो जैसे कि आप किताब के कुछ पहले पृष्ठ पलटेंगे तो आप देखेंगे कि एक हिंदी पत्रकार, जिसे गुलाबी बैच के साथ जिसकी कान्स यात्रा शुरू होती है, दरअसल 7 लेवल्स हैं एक्रेडिशन के कान्स में, तो गुलाबी नीचे से 5वां है, मतलब नॉट सो बैड। तो गुलाबी यात्रा से जब उनकी गुलाबी बैच से जब उनकी यात्रा शुरू होती है, और फिर आप देखते हैं 16वें पेज पे आते हैं आप, वहाँ पर एक चित्र है अजीत जी का, जहाँ पर वो आगे खड़े हैं और बैकग्राउंड में कुछ लोग हैं जो हिंदुजाज के घर के एक डिनर का एक चित्र है।
उस चित्र को बड़े गौर से देखिएगा, क्योंकि वहाँ आप देखेंगे कि बैकग्राउंड में वैलेंटिनो और गॉस, यूगो बॉस, सारे ब्रांड्स में सब लोग पीछे खड़े हैं, और हमारे अजीत जी कुर्ते और गमछा तो आज भी है, कुर्ते और गमछे में माइक लिए आगे खड़े हैं और अपनी बात हिंदी में कर रहे हैं। तो ये जो हिंदी, मुझे लगता है कि हिंदी का जो युग अब परिवर्तित हुआ है, हमारे देश की सबसे ऊंचे स्तर की बागडोर जिनके हाथ में है और जिनका हिंदी में इतना विश्वास है, मुझे लगता है कि ये जो युग परिवर्तन हुआ है, हिंदी के प्रति एक आत्मविश्वास की भावना उज्ज्वलित हुई है, युवाओं को भी साथ में जोड़ रही है। जो एक बड़ा अकाल बच्चों से छूट गया था अपनी मातृभाषा के प्रति, उनको भी साथ में जोड़ रही है। और अजीत राय कांस में खड़े होकर कांस के इतिहास में, भारत के कांस की प्रतिभागिता के इतिहास में हिंदी की पहली पुस्तक वहाँ लोकार्पित करते हैं, तो मुझे लगता है ये सिर्फ अजीत राय इंस्टीट्यूशन की जीत नहीं है, एक भाषा की जीत है, एक समाज की भी जीत है। और 75वें वर्ष में भारत के आज़ादी के 75वें आज़ादी का महोत्सव हम मना रहे हैं, G20 में अपनी साख साबित कर रहे हैं। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अपने काउंटर नैरेटिव को भी अब पूरे आत्मविश्वास के साथ कहना उतना ही ज़रूरी है जितना बॉलीवुड की बुनियाद या हिंदुजाज़ इन बॉलीवुड का प्रकाशित होना ज़रूरी है। तो देखिए, बातें बहुत हैं, क्योंकि इस किताब के संपादन और इसके अनुवाद के संपादन वो बिल्कुल रिकॉर्ड टाइम में तैयार हुआ। अनुवाद मुर्तज़ा अली खान हमारे युवा साथी हैं, मुझे उम्मीद थी आज शायद यहाँ मिलेंगे, नहीं आ पाए। मुर्तज़ा जी ने इसका अनुवाद किया और इस अनुवाद की एडिटिंग गीतांजलि चैटर्जी ने की, जो साहित्य अकादमी में पहले एडिटर रह चुकी हैं। और मात्र मेरे ख्याल से 45 या 50 दिन के अंदर इंग्लिश एडिशन किताब का बाज़ार में उतार दिया गया। 2 संस्करण पाठकों के बीच पहुंच चुके हैं, बेस्टसेलर लिस्ट में किताब आ चुकी है। और मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि कैसे स्वप्न जैसा है, बस बातचीत से बातचीत शुरू हुई और आज कारवां इतना आगे आ गया। तो आप सभी का समर्थन वांछनीय है, आगे यात्रा बढ़ती रहे और अजीत जी और भी दुनिया भर के फिल्म फेस्टिवल्स में जाते रहें। दरअसल मीडिया के एक परिप्रेक्ष्य को भी आलोचनात्मक दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। जितने फिल्म फेस्टिवल्स का नाम अजीत राय जी ने अपने वक्तव्य में हमारे सामने रखा, हम शायद उन्हें किसी लायक समझे भी ना। क्यों? क्योंकि मीडिया ने उनकी ब्रांडिंग उस प्रकार नहीं की है। यहाँ कांस को भी हम सब बहुत बड़ा मानते हैं, है भी पावरफुल फिल्म फेस्टिवल, लेकिन दुनिया की ऐसी बहुत सी कल्चरल इकोनॉमीज़ हैं जो भारतीय कल्चरल इकोनॉमी के साथ बहुत रेजोनेट करती हैं। नाउ कमिंग टू दैट, 5 ही दिन पहले एक बहुत ही विस्फोटक आर्टिकल प्रकाशित हुआ, द लॉन्ग सिविलाइजेशन जर्नी ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड हाउ इट इज़ डिस्टिंक्ट फ्रॉम द वेस्टर्न लिबरल थॉट, डॉक्टर जोशी का। ये आर्टिकल आया 5 दिन पहले, जब डेमोक्रेसी को लेकर बड़े सवाल उठने लग गए थे और एकदम से भूचाल सा आ गया था। मैं ये बस बताना चाहती हूँ हमारे युवा साथियों को कि इस देश की महिला प्रधानमंत्री तब बन गई थी जब आज अमेरिका एक महिला राष्ट्रपति चुनने में आज भी हिचकिचा रहा है। उससे 30 साल पहले इस देश में एक महिला प्रधानमंत्री हो गई थी। 2 महिला राष्ट्रपति हो चुकी हैं, मतलब एक हैं और एक भूतपूर्व हो चुकी हैं। तो आप ये समझिए कि इस देश की आधी आबादी को जितनी इज्जत, जितना सम्मान उच्चतम पदों पर मिलता है, वहाँ जो सो कॉल्ड वेस्टर्न सिविलाइजेशन, लिबरल थॉट, कोट अनकोट, वो कितना ही अपना एजेंडा पुश कर लें, लेकिन मुझे लगता है कि भारत काफ़ी कदमताल से नहीं कर पाएंगे। भारत से हम काफ़ी आगे चल रहे हैं। और इसी विचार के साथ बॉलीवुड की बुनियाद और हिंदुजाज़ इन बॉलीवुड के नैरेटिव को हम और आगे पुश करना चाहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं में इस किताब को लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर हम सिनेमा को अपने समाज का एक स्तंभ मानते हैं तो वो इसलिए मानते हैं क्योंकि वो हमारा आईना है। ये हमारे लिए सिर्फ एक कमर्शियल वेंचर नहीं है, जैसे कि हॉलीवुड है कहीं ना कहीं, सामाजिक दायित्व से कहीं हटकर एडवेंचर, ऑल्टरनेट रियलिटी, मेटावर्स में वो लोग जा चुके हैं। लेकिन हम आज भी कांतारा और RRR
के साथ नाटू नाटू विश्व पटल पे कर रहे हैं। तो बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आशा है कि आप सभी पुस्तक पढ़ेंगे और हम तक अपनी राय ज़रूर पहुंचाएंगे। शुक्रिया। जब कभी भी ऐसे किसी पुस्तक के लोकार्पण में जाने का अवसर होता है, मैं ज़रूर कहता हूँ कि ये पुस्तक आप पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, लेकिन ख़रीद कर पढ़ें। तो ये अपेक्षा ना करें कि कोई आपको भेंट देगा, और आप ख़रीद कर पढ़ेंगे तो उस किताब को ज़्यादा अच्छी तरह से आप एंजॉय कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सारी बातें अजीत जी ने अपने वक्तव्य में कहीं, और बहुत सारे ऐसी चीज़ों पर से हमारे सामने से पर्दा उठा जो अभी तक हमें मालूम ही नहीं था। मसलन ये कि विदेश में एक फ़िल्म की शूटिंग करने के लिए आपको कितनी जद्दोजहद पुराने ज़माने में उठानी पड़ती थी, इसका हमको एहसास हुआ। और वही नहीं कि फ़िल्म कैसे रिलीज़ होती है, या विदेश में फ़िल्म कैसे चलाई जाती है या चलती हैं, या उस फिल्म को चलाने के लिए कितनी चुनौतियों का सामना एक निर्माता को करना पड़ता है, ये भी हमें मालूम पड़ गए। हम में से जिनको भी विदेश जाने का जब कभी अवसर मिला है, अलग अलग देश में हमने देखा है कि अलग अलग देश में अलग अलग अभिनेता या अभिनेत्रियां लोकप्रिय हुए हैं। राज कपूर साहब कई जगहों पर लोकप्रिय हैं, कई जगह मिथुन चक्रवर्ती जी का बड़ा क्रेज़ है और उनको वो बहुत लोग पसंद करते हैं। और जैसे ही आप बोलते हैं भारत, वो कहते हैं अच्छा मिथुन चक्रवर्ती, एकदम तुरंत उनका एक स्पॉन्टेनियस आपके सामने उत्तर रहता है। तो ये जो बॉलीवुड के ज़रिए लोगों ने जो भारत को देखने की कोशिश की है, भारत को समझने की कोशिश की है पूरे विश्व में, वो बहुत ही आश्चर्यजनक है, लेकिन उसके साथ बहुत ही अनुकरणीय है। वो इसलिए है कि जिस बॉलीवुड ने हमारी भारतीय संस्कृति का इतना अधिक प्रचार प्रसार बाहर किया है, उसे भारत में एक प्रतिष्ठित उद्योग की संज्ञा अभी तक नहीं मिल पाई है, और उसके लिए वो संघर्षरत है। इसका एक कारण ये भी रहा कि हमेशा सिनेमा को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन का माध्यम माना गया, उसके आगे हमने इसे कुछ और जानने समझने की कोशिश नहीं की। जबकि ये तथ्य है कि सिनेमा सिर्फ मनोरंजन का माध्यम नहीं है, वो बहुत ज़्यादा शिक्षा का भी माध्यम है। बहुत सारी चीज़ें आपको सिनेमा के माध्यम से सीखने को मिलती हैं, और शिक्षा से भी ज़्यादा आपकी पर्सनल ग्रूमिंग यानी आपके व्यक्तित्व विकास का भी बहुत महत्वपूर्ण माध्यम है, जिसको कभी सही ढंग से आंका नहीं गया। इसलिए सिनेमा का जो शिक्षण है भारत में, विधिवत जो शिक्षा सिनेमा की जिस स्तर पर और जैसी दी जानी चाहिए, उस तरह की शिक्षा का अभी भी मुझे कहीं कहीं अकाल नज़र आता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा देश जहाँ संभवतः अगर हम भारत की सारी भाषाएं मिला लें, यानी बॉलीवुड, छॉलीवुड, टॉलीवुड और न जाने कितने वुड हैं, ये सब मिला लिए जाएं। भोजपुरी की सिनेमा को क्या भोजीवुड कहते हैं क्या, पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, उसे भी भोजीवुड इत्यादि। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में था तो मुझे मालूम पड़ा कि छत्तीसगढ़िया सिनेमा को छॉलीवुड कहा जाता है, क्योंकि कलकत्ता के सिनेमा को टॉलीवुड कहा जाता है। तो मुझे लगा कि भोजपुरी सिनेमा तो और अधिक प्रगत है, शायद उसको भोजीवुड या ऐसा कुछ कहना चाहिए। पर ये जो सारे हमारे अगर अलग अलग और दक्षिण के सिनेमा, इनको सबको जोड़ लिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि विश्व का कोई देश इतने अधिक सिनेमा एक साल में बना पाता होगा। और इतना करने के बावजूद उस पूरे के पूरे उपक्रम को एक सम्मानित उद्योग की संज्ञा न दी जाए, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अन्याय है। क्योंकि सिनेमा सिर्फ उन अभिनेताओं और अभिनेत्रियों का खेल नहीं है जो आपको पर्दे पर दिखते हैं। दरअसल वो तो उस पूरे के पूरे घटनाक्रम का 5 या 10% हिस्सा होते हैं। बाकी 90% लोग जो दिन रात उसके पर्दे के पीछे अहर्निश मेहनत करते हैं, उनके बारे में कभी इस पूरे समाज में सोचा समझा नहीं गया। अभी 2 साल जब हम कोरोना की त्रासदी में थे, तब हमने कई बार ये खबरें पढ़ी कि बहुत सारे लोगों ने उनकी मदद की जो सिनेमा उद्योग के बैक स्टेज पर काम करते हैं, चाहे वो लाइट्समैन हैं, कैमरा पर्सन हैं, मेकअप पर्सन हैं, बहुत सारे लोग जो सेट लगाते हैं, तो ऐसे तमाम लोगों को कुल मिलाकर एक बहुत बड़ा ये व्यवसाय है जो बहुत लोगों को आजीविका देता है। अब ये जब नया दौर है जिसमें कुछ नई पीढ़ी के बच्चे तो शायद इस बात को समझ ही नहीं पाए कि एक फिल्म को थिएटर में चलना यानी किसे कहते हैं, क्योंकि शायद ये पीढ़ी वो नहीं है जो जानती है कि कोई सिनेमा 100 दिन पूरे करता है तो कैसा उत्सव मनाया जाता है, सिल्वर जुबली क्या होती है, गोल्डन जुबली क्या होती है, प्लेटिनम जुबली क्या होती है। क्योंकि आजकल तो कोई सिनेमा किसी थिएटर में लगता है, मल्टीप्लेक्सेस में लगता है,
और 3 या 4 दिन में ही वो कई सौ करोड़ कमा के रिकॉर्ड तोड़ने लगता है, और बहुत सारे रिकॉर्ड यूं ही टूटते चले जाते हैं। मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि ये रिकॉर्ड धनाधन टूट कैसे रहे, जबकि ये सिनेमा तो 10 दिन फिल्म को लगे नहीं हुआ। RRR अभी आपने कहा, कंटारा है, बाहुबली है, अभी शाहरुख खान की जो फिल्म आई, पठान आई, तो ये ऐसे लगातार रिकॉर्ड टूट रहे हैं, हमें समझ में नहीं आता। लेकिन वो भी एक रिकॉर्ड है कि मुंबई के एक थिएटर में शोले जैसी फिल्म 4.5 साल चलती है और लगातार चलती रहती है, और हर शो हाउसफुल होता है और लोग देखते रहते हैं। मराठा मंदिर में शायद है, या मिनरवा में है, मराठा मंदिर में। तो देखिए, हाँ, दिल वाले दुल्हनिया भी जो है फिल्म लगातार चलती रही और कई साल तक चलती रही। तो ये जो एक सेंसेशन है, ये जो एक रोमांच है, उस रोमांच का अनुभव भी शायद ये पीढ़ी दुर्भाग्य से नहीं कर पा रही है, क्योंकि हम उस पीढ़ी के लोग हैं जिन्हें 4 रुपये 20 पैसे में बालकनी का टिकट मिलता था, और स्टूडेंट कंसेशन में आई कार्ड दिखाने पर वो 1 रुपये 60 पैसे में मिलता था। लेकिन 1 रुपये 60 पैसे के स्टूडेंट कंसेशन में अगर आप वो बालकनी का टिकट ले लें तो शायद हल्दी घाटी का युद्ध जीतने से ज़्यादा जीत का एहसास आपको होता था, क्योंकि उस टिकट खिड़की में मुट्ठी बंद करके पैसा डालना और उसी मुट्ठी में वो टिकट वाला आपको टिकट दे देगा, और फिर वो मुट्ठी बिना खरोच के उतनी सी खिड़की से बाहर निकाल लेना, ये किसी युद्ध कौशल से कम नहीं था। तो इसलिए, और ये सब सिर्फ इसलिए करना कि वो जो 4 रुपये 20 पैसे की राशि में से जो पैसा बचेगा उससे आप इंटरवल में समोसा या वड़ा पाव इत्यादि खा सकें। तो जो पीढ़ी आज एक झटके में 1000 रुपये का पॉपकॉर्न और 1,500 रुपये के समोसे इत्यादि उड़ा देती है, उस पीढ़ी को शायद ये समझना बहुत मुश्किल है कि सिनेमा के टिकट खरीद के सिनेमा को देखने का रोमांच क्या होता है। तो इसलिए ये सारा का सारा परिदृश्य बहुत अलग तरह से बदल गया है। आज आप अपने घर में OTT पर बैठकर नई से नई फिल्म देख लेते हैं और लुत्फ़ उठाते हैं, जब मन चाहता है बंद कर देते हैं। 3 घंटे की फिल्म को 3 घंटे ईमानदारी से देखने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। 3 घंटे की फिल्म को किश्तों में वो 3-4 दिन तक देखते हैं और उसके पूरे चार्म को कहीं ना कहीं ख़त्म कर देते हैं। और जैसा कि आपने कहा, उस बीच अगर कोई आपको क्लाइमेक्स बता दे तो फिर वो बची हुई फिल्म देखने का मज़ा भी आपका चला जाता है। तो ये एक अलग दौर की कहानी है जो बॉलीवुड की बुनियाद में अजीत राय जी आपको बता रहे हैं। ये 1950 का दौर है जब भारतीय सिनेमा विदेश की धरती पर कदम रख रहा है और कैसे वो वहाँ पर अपनी लोकप्रियता हासिल करना चाहता है, और कैसे 1200 फिल्में वहाँ गईं। 8 से 10 देशों में हिंदुजा ब्रदर्स ने उसको मदद करके पहुँचाया, और कैसे उन्होंने जद्दोजहद लोगों के साथ की कि भाई इस फिल्म को इस थिएटर में लगने दीजिए। तो ये जो एक पूरा का पूरा दस्तावेज है, मुझे लगता है ये एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। अजीत जी मेरे मित्र हैं इसलिए इस बात को अन्यथा नहीं लेंगे, पर मुझे बिल्कुल शुद्ध हिंदी में ऐसा लगा था कि हिंदुजा ब्रदर्स ने शायद प्रायोजित करके ये किताब लिखवाई होगी। मैंने बहुत मतलब ये जब ये किताब, और मैं इन्होंने मेरे लेखन की तारीफ़ करके अपनी सदाशयता का, सहृदयता का परिचय दिया है। मैं इनको लगातार फॉलो करता हूँ, फेसबुक पर भी फॉलो करता हूँ, जनसत्ता में भी जब ये लिखते हैं तब भी मैं पढ़ता हूँ। तो जब इस किताब का जिक्र पहली बार आया था तो एक मित्रवत ईर्ष्या भी होती है कि इनको ये मौका कैसे मिल गया और हमको क्यों नहीं मिला, आदि आदि इत्यादि। तो मुझे लगा कि शायद हिंदुजा ब्रदर्स ने इस किताब को स्पॉन्सर किया होगा। लेकिन जब मैंने वो पूरी किताब पढ़ी तो मुझे उस किताब की पवित्रता पर लेश मात्र भी शंका नहीं हुई, और ये एक बहुत बड़ी बात। और ये पवित्रता शब्द मैं बहुत जानबूझ कर कह रहा हूँ। ये पवित्रता शब्द इसलिए कह रहा हूँ कि वर्तमान दौर में जहाँ हम हैं, जहाँ आरोप और प्रत्यारोपों का होना ये बहुत आम बात है, और उसी से शायद व्यक्ति प्रसिद्ध होता है या कुप्रसिद्ध होता है या चर्चा में आता है। ऐसे में किसी किताब को निरपेक्ष भाव से सिर्फ जो तथ्यगत बातें हैं बिना किसी लाग लपेट के लिख देना, ये लेखकीय कौशल है जो अजीत जी ने इस किताब में साधा है। इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि वैसे ही हिंदी में सिनेमा पर गंभीर किताबें लिखने का काम बहुत कम हुआ है।
हिंदी की पत्रकारिता, अब तो मैं जिस उम्र के दौर में हूँ, मतलब वैसे कोई बहुत बुढ़ा इत्यादि नहीं हूँ, पर फिर भी काम के दबाव से ही कहें, अब फिल्म पत्रिकाएं मैं देख नहीं पाता हूँ, चाहे हिंदी की हो या अंग्रेज़ी की। तो अब मुझे ये भी नहीं मालूम कि माधुरी के बाद किस पत्रिका ने हिंदी में फिल्म पत्रकारिता में अपनी जगह बनाई है। एक समय में मायापुरी भी कुछ पत्रिका आती थी, लेकिन शायद अब वो भी बंद हो गई होगी। तो हिंदी में फिल्म पत्रकारिता भी अपने आप में अब किस स्तर पर है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन गंभीर लेखन फिल्मों को लेकर नहीं हुआ, और शोधपरक लेखन तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। अगर शोधपरक लेखन होता जिसमें से किसी को कोई संदर्भ बहुत सुंदर मिल पाते, तो शायद फिल्मों के संबंध में शोध को इससे और अधिक बल मिलता और अधिक बढ़ावा मिलता। तो ये पुस्तक, भले ही इसमें कहीं आपको पीछे बिब्लियोग्राफी नहीं दी गई है या संदर्भ ग्रंथावली नहीं दी गई है, लेकिन अपने आप में ये किताब घटनाओं का एक फर्स्ट हैंड अकाउंट है। तो इसलिए ये अपने आप में पूरी किताब ही एक बहुत अच्छा संदर्भ है, और ये जो संदर्भ है ये शायद आगे आने वाले समय में जो लोग इस पर शोध करना चाहेंगे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और तीसरी बात जिसके लिए मैं बधाई दूंगा, जिसके लिए अदिति जी ने भी इन्हें बधाई दी है, वो ये है कि इन्होंने इतना सब होने के बावजूद इस किताब को हिंदी में लिखने का साहस किया है। क्योंकि हिंदी को लेकर विशेषकर विदेशों में और विशेषकर फिल्म जगत में, हालांकि आपने ज़रूर कहा कि कुल जमा 2.5 लोग ही हैं जो फिल्म जगत में अंग्रेज़ी जानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सिर्फ 2.5% लोग ही ऐसे होंगे जो हिंदी की खाते हैं और हिंदी में बोलते हैं। फिल्म जगत का यही दुर्भाग्य है कि वो तमाम अभिनेता और अभिनेत्री जिनका पूरा जीवन हिंदी फिल्मों में बीतता है, जब कैमरे पर आते हैं या जब कभी कोई बात करना चाहते हैं तो वो अंग्रेज़ी में बात करते हैं, चाहे वो अंग्रेज़ी गलत सलत ही बोलें, लेकिन उन्हें लगता है कि हिंदी से वो ज़्यादा कंफर्टेबल, ज़्यादा सहज हैं। एक और दुख की बात है कि हिंदी भी आजकल लोग हिंदी में पढ़ना भूल गए हैं, वो रोमन में हिंदी पढ़ते हैं। बहुत सारे मित्र जो, अगर आप रेडियो जॉकीज़ को देखें, जो रेडियो जॉकीज़ स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो आपको देखकर रोना आ जाएगा। मेरे जैसे व्यक्ति तो उसे पढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि वो हिंदी में ही नहीं लिखी होती, वो रोमन में लिखी होती है। तो ये जो हिंदी के साथ जो एक तरह का अन्याय लगातार हो रहा है, उसके बीच में अगर कोई लेखक अपनी तमाम प्रतिभा और क्षमता के बावजूद इस बात का आग्रह करता है कि वो हिंदी में ही लिखेगा, तो उसके लिए भी उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और उनकी हिम्मत की दाद दी जानी चाहिए। सबसे अंत में मैं एक बात और कह देना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने पिछले कुछ समय में जो अलग अलग क्षेत्रों में काम किया है, उसमें सिनेमा भी एक क्षेत्र है जिसमें हमने बड़ी गंभीरता से काम किया है। ये इसलिए भी हुआ कि जब कला केंद्र की गतिविधियों का काम कम से कम मैंने और आदरणीय श्री राम बहादुर राय जी ने प्रारंभ किया, तो हम लोगों को लगता था कि जो भी इस केंद्र की गतिविधियों की व्याप्ति है, उस पूरी व्याप्ति को कम से कम हम एक बार तो ढंग से टटोल लें। तो मुझे लगा कि फिल्म एक ऐसी जगह है जहाँ पर अभी पर्याप्त काम नहीं हुआ है। इसलिए हमने श्री राम ताम्रकार जी हों, उनका जो पूरा का पूरा एक हिंदी शब्दकोश है, एनसाइक्लोपीडिया है, वो छापा है, और वो सन 2020 तक आपको पूरी सिनेमा की अद्योपांत जानकारी देता है। इसके अलावा बीडी गर्गा का जो कलेक्शन हमारे पास है, बहुत महत्वपूर्ण कलेक्शन है, उस कलेक्शन को लेकर भी हमने कुछ और ऐसी किताबें छापी हैं। वो निश्चित तौर पर इसलिए छापी हैं ताकि हम जो शोधार्थी हैं, जो फिल्म स्टडीज़ को लेकर शोध करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छी संदर्भ सामग्री उपलब्ध करा सकें। मेरा आप सबसे आग्रह ये भी है कि आपको भी अगर ऐसा लगता है कि सिनेमा के किसी गंभीर पक्ष पर निश्चित तौर पर शोध किया जा सकता है, तो आप उसके साथ हमें साझा कर सकते हैं। यहाँ ये बताना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हमारे पास आदरणीय श्री श्याम बेनेगल जी का भी कलेक्शन, उनकी पुस्तकों का IGNCA में है, और लगभग 3,500 किताबें श्याम बेनेगल जी ने IGNCA के पुस्तकालय को भेंट की हैं। और ये तब हुआ जब मुझे अचानक एक दिन अतुल तिवारी जी ने और चंद्र प्रकाश द्विवेदी जी ने कहा कि श्याम बाबू अपने दफ्तर को रीऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, वो छोटा कर रहे हैं।
तो अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किताबें वो कहाँ रखें। तो आप IGNCA उनके लिए कुछ मदद कर सकता है क्या? मैंने कहा हम ले लेते हैं, अगर वो भेंट करना चाहें तो वो कब आ सकते हैं? तो कुछ ऐसा संयोग था, मैंने कहा मैं कल आ जाता हूँ। तो अगले दिन सुबह 12 बजे की मीटिंग तय हो गई। तो श्याम बाबू को इतना आश्चर्य हुआ, उन्होंने कहा मैंने सरकारी सिस्टम में ऐसा देखा नहीं कि कल बात हुई और आज आदमी मेरे सामने हाजिर है। और ये बात यहीं थमी नहीं, मैंने श्याम बाबू से ये भी आग्रह किया, क्योंकि हम जानते हैं श्याम बेनेगल निस्संदेह फिल्में तो बहुत श्रेष्ठ बनाते ही थे, पर वो विज्ञापन फिल्में बहुत अच्छी बनाते थे। और लगभग 4000 विज्ञापन फिल्मों का उनका एक बड़ा भारी संग्रह था। तो मैंने कहा श्याम बाबू, याचक तो हमेशा लालची होता है, आप एक देंगे तो दो मांगता है। तो मैंने कहा क्या आप वो 4000 फिल्में मुझे दे सकते हैं? तो उन्होंने कहा उसके लिए आप एक दिन लेट हो गए, वो मैंने किसी और को 2 दिन पहले ही दे दी है। अगर वो भी मिल जाती तो आज ये शायद हमारे पास विश्व का सबसे बड़ा खजाना होता। लेकिन जब यहाँ श्याम बाबू आए थे उसके बाद लगभग 6 महीने के अंदर हमने उनका कक्ष, जो पुस्तकालय में उनकी जो पुस्तकें थीं बाकायदा कैटलॉग करके उन्हें ही आमंत्रित किया था। तो उन्होंने अपने भाषण में भी कहा था कि इतनी तेज़ी से काम करते मैंने किसी सरकारी संस्था को नहीं देखा, और वो हमारे लिए एक रिकॉर्ड है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।